नमस्कार दोस्तों, अपन शुरू करते हैं साइंस की क्लास। मेरा नाम है मनोज नागर। देखिए साइंस के अंदर अपने को पढ़ना क्या है। तो दरअसल साइंस तीन चीजों से मिलकर के बनी हुई होती है और तीन चीजों में किस किस का नाम आता है। तो फर्स्ट नाम तो अपन लेकर के चलते हैं रसायन विज्ञान का। सेकंड नंबर पे नाम आता है जिसमें नाम आता है भौतिक विज्ञान का। और थर्ड नंबर पे नाम आता है, वो नाम आता है जीव विज्ञान का। इन तीनों चीजों से मिलकर के कंप्लीट बनी हुई होती है साइंस। रसायन विज्ञान को अपन इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान को अपन इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स और जीव विज्ञान को अपन इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी। जब अपन इन तीनों सब्जेक्टों को पढ़ लेंगे तब जाकर के अपन कहेंगे कि अपने क्या कंप्लीट हो गई, साइंस कंप्लीट हो गई। दरअसल अभी अपन साइंस नहीं पढ़ेंगे, अभी अपन साइंस का केवल एक पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है रसायन विज्ञान। जब रसायन विज्ञान कंप्लीट हो जाएगी तब वो फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान का आएगा और भौतिक विज्ञान के बाद में जीव विज्ञान का। लेकिन इस चीजों को जब अपन पढ़ रहे हैं तो एक चीज अपने को हमेशा लेकर के चलनी है कि अपन इनको पढ़ ही क्यों रहे हैं, ये अपने किस काम में आने वाली है और इनके बारे में बताने वाला कौन था। तो दरअसल जब रसायन विज्ञान की अगर अपन बात करें तो रसायन विज्ञान के बारे में बताने वाला था लेवोसियर। इसे आप पिता भी कह सकते हैं, इसे आप जनक भी कह सकते हैं, लेकिन जब भी रसायन विज्ञान का नाम आएगा तो एक इंसान हमेशा इसके साथ में चलेगा जिसका नाम क्या हो जाएगा, लेवोसियर। तो रसायन विज्ञान का जनक कहें या रसायन विज्ञान का पिता कहें तो नाम किसका जुड़ेगा, लेवोसियर का। उसके बाद में दूसरा नाम आता है भौतिक विज्ञान का। भौतिक विज्ञान के बारे में बात करें तो भौतिक विज्ञान को बताने वाला था न्यूटन, अर्थात भौतिक विज्ञान का पिता कहें या भौतिक विज्ञान का जनक कहें तो किसका नाम आएगा, न्यूटन का। अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। दरअसल रसायन विज्ञान के बारे में और भौतिक विज्ञान के बारे में दो अलग अलग कथन है, डिपेंड ये करता है कि वो पूछ क्या रहा है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, या आपसे पूछ लिया जाए कि आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता पूछा जाएगा तब ही किसका नाम जोड़ा जाएगा, लेवोसियर का। अगर केवल आपसे रसायन विज्ञान का पिता ही पूछा जाए, क्यों, क्योंकि रसायन विज्ञान आज से नहीं 800 ईस्वी से चलती आ रही है और 800 ईस्वी से जब रसायन विज्ञान चलती आ रही है उस टाइम पर रसायन विज्ञान के बारे में बताने वाला था गेबर। लेकिन ये क्वेश्चन आज दिन तक किसी एग्जाम में नहीं आया है, केवल एक सामान्य जानकारी के लिए है। भौतिक विज्ञान के बारे में पूछा जाता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है तो नाम आता है आइंस्टीन का। फिर किसका नाम आता है, आइंस्टीन का। और केवल आपसे पूछ लिया जाए कि भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है तो आपके बारे में आपको बताना पड़ेगा न्यूटन में। तो इसमें दो अलग अलग क्वेश्चन आते हैं और दोनों एग्जाम में आते हैं। भौतिक विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है तो आपको बोलना पड़ेगा न्यूटन, और आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है तो आपको बोलना पड़ेगा आइंस्टीन। भौतिक विज्ञान में आपको पढ़ना क्या है, तो दुनिया भर की जितनी भी मशीनरी है, जितनी भी मशीनें हैं, उन सब का अध्ययन आपको किसमें करना पड़ेगा, भौतिक विज्ञान के अंदर। तीसरा नाम आता है जीव विज्ञान का। अब जीव विज्ञान में आपको पढ़ना क्या है, तो दरअसल जीव विज्ञान में जीव का मतलब होता है वे चीजें जो सांस लेती हैं। अब सांस लेने में इंसान का भी नाम आता है, जानवर का भी नाम आता है और पेड़ पौधों का भी नाम आता है। अर्थात इंसान, जानवर और पेड़ पौधों तीनों से ही संबंधित अध्ययन अपने को किसमें करना है, जीव विज्ञान में। जीव विज्ञान आगे जाकर के दो भागों में बढ़ जाएगी, जिसमें एक नाम तो आएगा जूलॉजी का और एक नाम आएगा बॉटनी का। जूलॉजी को अगर अपन हिंदी में बोले तो आप इसे कह सकते हैं जंतु विज्ञान, और बॉटनी को अगर अपन हिंदी में बोले तो आप इसे कह सकते हैं पादप विज्ञान। पादप का मतलब पेड़ पौधे, अर्थात पेड़ पौधों से संबंधित जितना भी अध्ययन अपने को करना है तो वो जीव विज्ञान के बॉटनी वाले हिस्से में करना पड़ेगा। जबकि जीव विज्ञान के अंदर अपने को इंसान और जानवर का अध्ययन करना है तो आपको जीव विज्ञान के जंतु विज्ञान वाले हिस्से को करना पड़ेगा, जिसे बोला जाता है जूलॉजी। लेकिन जिस जीव विज्ञान को अगर अपन पढ़ेंगे उसके बारे में बताने वाला कौन था, जैसे फिजिक्स के बारे में और रसायन विज्ञान के बारे में बताने वाला था। तो जीव विज्ञान का जनक अगर बताया जाए तो जीव विज्ञान के जनक में नाम आता है अरस्तु का, अर्थात जीव विज्ञान का पिता या जीव विज्ञान का जनक तो इसका नाम आएगा अरस्तु का। और जीव विज्ञान के अंदर भी जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है, अरस्तु को ही बोला जाता है, क्योंकि जीव विज्ञान का अधिकतर हिस्सा जंतु विज्ञान लेकर के बैठी हुई है। जीव विज्ञान के अगर बॉटनी वाले हिस्से की बात की जाए तो यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि बॉटनी या पादप विज्ञान का पिता अगर कहा जाता है तो वो कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को।
जीव विज्ञान के अंदर बॉटनी अर्थात पादप विज्ञान का पिता किसको बोला जाता है? थियोफ्रास्टस को। ये वो इंसान है जिन्होंने अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में बताया था। और ये तीनों चीजें जब आप पढ़ोगे तब जाकर के अपन कहेंगे कि अपने क्या कंप्लीट हो गए? साइंस कंप्लीट हो गए। तो अपन साइंस नहीं पढ़ेंगे, साइंस का केवल एक हिस्सा पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है? रसायन विज्ञान। अब रसायन विज्ञान में अपने को पढ़ना क्या है और रसायन विज्ञान को अपन पढ़ ही क्यों रहे हैं? तो दरअसल इसके अंदर एक बहुत छोटा सा टॉपिक आता है जिसका नाम है पदार्थ। शुरुआत इसकी यहाँ से होती है और दरअसल पूरी की पूरी केमिस्ट्री एक ही चीज में सिमट करके रखी हुई है जिसका नाम क्या है? पदार्थ। अब पदार्थ कैसे कहते किसे हैं या अपन कैसे पहचानेंगे कि पदार्थ होता क्या है? तो दरअसल पदार्थ को पहचानने के लिए अपने को दो परिभाषा साथ में लेकर के चलनी पड़ेगी। जिस भी चीज के अंदर ये दोनों परिभाषा मिलेगी अपन उसी को पदार्थ कहेंगे। अगर दोनों में से एक भी नहीं मिली तो फिर अपन उसे पदार्थ भी नहीं कहेंगे। पहला पॉइंट क्या बोलता है? पहला पॉइंट बोलता है कि उस वस्तु का, जिस भी चीज के बारे में अपन बात कर रहे हैं, उस वस्तु का क्या होना चाहिए? द्रव्यमान होना चाहिए। अपनी हाड़ौती भाषा में बोलो तो वजन। अर्थात उस वस्तु का एक तो द्रव्यमान हो और दूसरा पॉइंट कहता है कि वह वस्तु स्थान घेरती हो। अर्थात जिस भी वस्तु का द्रव्यमान होगा और जो वस्तु स्थान घेर रही होगी अपन उसे क्या कह देंगे? पदार्थ कह देंगे। और अगर दोनों में से एक भी पॉइंट अगर अपने को नहीं मिला तो फिर अपन उसे पदार्थ भी नहीं कहेंगे। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है कि अपन ने आज दिन तक ऐसी कोई वस्तु ही नहीं देखी जिसका वजन नहीं होता हो। अर्थात दुनिया की हर दिखने वाली वस्तु किसका उदाहरण होती है? पदार्थ का उदाहरण होती है। दूसरा टाइप का इसमें क्वेश्चन आता है कि पदार्थ की कुल अवस्था कितनी होती है? पदार्थ की कुल अवस्था कितनी होती है? तो पदार्थ की कुल अवस्था पूछी जाएगी तो कितनों का आंसर आएगा? 5 का। पदार्थ की कुल अवस्था कितनी? 5। 5 कौन कौन सी? तो उसमें पहला नाम आता है ठोस का, दूसरा नाम आता है द्रव का, तीसरा नाम आता है गैस का, चौथा नाम आता है प्लाज्मा का और पांचवा नाम आता है बीईसी का। और बीईसी की फुल फॉर्म तो बी से तो बन जाएगा बोस, ई से बन जाएगा आइंस्टीन और सी से बन जाएगा कंडेंसेट। तो अर्थात पदार्थ की टोटल अर्थात कुल कितनी अवस्था है? तो कितने का आंसर आ जाएगा? 5 का। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। बी का मतलब बोस, ई का मतलब आइंस्टीन और सी का मतलब कंडेंसेट। लेकिन यह आंसर आपको तभी देना है जब आपसे कुल के बारे में बात की जाए। अगर क्वेश्चन कुल के बारे में नहीं पूछ करके आपसे पूछ ले कि पदार्थ की अवस्था कितनी होती है या पदार्थ की मुख्य अवस्था कितनी होती है, तो फिर आपको आंसर देना पड़ेगा 3 का। क्योंकि रेलवे एनटीपीसी के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था 2016 यानी 2017 वाली वैकेंसी में, तो वो ये पूछा गया था कि पदार्थ की अधिकतम अवस्था कितनी है। अधिकतम का मतलब ज्यादा से ज्यादा, तो अभी प्रेजेंट टाइम पर ज्यादा से ज्यादा पदार्थ की अवस्था कितनी है? 5 से ज्यादा नहीं है। जबकि पदार्थ की मुख्य अवस्था पूछी जाए तो मुख्य अवस्था में नाम आएगा केवल 3 का। और 3 कौन कौन सी? तो 3 आएगी ठोस, द्रव और गैस, जिसे अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अर्थात प्लाज्मा और बीईसी को पदार्थ की मुख्य अवस्था नहीं माना जाता है। ये 3 ही क्वेश्चन है जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये फंस गई कि इन दोनों को पदार्थ की मुख्य अवस्था क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि अगर ये दोनों भी मान ली जाती तो दोनों क्वेश्चनों का आंसर अपने सेम ही हो जाता। तो ऊपर वाले ने पहले ही अपना शरीर इस तरीके से बनाया हुआ है कि अपन किसी चीज को क्यों पढ़ रहे हैं वो इसके अंदर अंतर्गत आती है। ठोस अवस्था के अंदर अपने को लेना क्या है? टेबल, कुर्सी, पंखा, पत्थर, इंसान, जानवर, आप ये सारे उदाहरण ठोस अवस्था के अंदर ले सकते हैं। दूध, घी, तेल, दारू, पानी, ये सब द्रव अवस्था के अंतर्गत आते हैं। और गैस अवस्था के अंतर्गत तो अपना एलपीजी का सिलेंडर हो गया या जिस सांस लेकर के अपन जिंदा है वो किस में आ जाती है? गैस में। अब मुख्य अवस्था में इन दोनों को क्यों नहीं माना जाता? तो सपोज कीजिए ऊपर वाला अपने को ठोस नहीं देता, द्रव दे देता और गैस अवस्था दे देता, तो अपना पूरा का पूरा मानव शरीर किस में आता है? ठोस अवस्था में। और इंसान का अगर शरीर ही नहीं होता तो जीवन किस काम का? तो अर्थात ठोस अवस्था का होना जरूरी है। अगर ठोस अवस्था भी दे देता ऊपर वाला, गैस अवस्था भी दे देता, गलती से द्रव अवस्था बनाना भूल जाता तो द्रव अवस्था बनाना भूल जाता तो पानी का निर्माण नहीं हो पाता और इंसान और जानवर बिना पानी के मर जाते। ऊपर वाला ठोस भी दे देता, द्रव भी दे देता, गैस नहीं दे देता तो गैस नहीं देता तो अपन बिना सांस के मर जाते। अर्थात ये तीनों अवस्थाएं ऐसी हैं जिसमें से अगर एक भी अवस्था की कमी हो गई तो इंसान का जिंदा रह पाना पॉसिबल नहीं है।
प्लाज्मा को खोजे हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बहुत कम समय हुआ है कि प्लाज्मा को खोजे हुए, लेकिन इंसान उसके पहले भी जिंदा थे, अर्थात इंसान को जिंदा रहने के लिए प्लाज्मा की उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन तीनों की उतनी आवश्यकता है। इसीलिए पदार्थ की मुख्य अवस्था में केवल कितनों का नाम आता है? 3 का नाम आता है। तो यहाँ पर अपने को पदार्थ के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है? पहली बात तो अपन पहचानेंगे कैसे कि पदार्थ होता क्या है। तो पदार्थ को पहचानने के लिए 2 पॉइंटों का होना जरूरी है, जिसमें से पहला पॉइंट तो कहता है कि पदार्थ का क्या होना चाहिए? द्रव्यमान होना चाहिए। द्रव्यमान को अपनी भाषा में बोलो तो वजन। दूसरा पॉइंट कहता है कि पदार्थ क्या करना चाहिए? तो पदार्थ स्थान घेरना चाहिए। स्थान घेरने का मतलब, आप जैसे उदाहरण के तौर पर मैं इस मार्कर का उदाहरण दूं, तो ये मार्कर पदार्थ होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए मेरे को 2 पॉइंट चेक करने हैं। पहला पॉइंट तो वजन होना चाहिए। तो अगर मैं इसको मार्केट में ले जाकर के तोलने जाऊं, या इसको मैं हाथ के ले जाकर के इसका वजन में से महसूस करूं, तो 2 ग्राम, 5 ग्राम या 10 ग्राम इसका वजन होगा। और अगर इसको मैं किसी जगह पर रख देता हूं, चाहे खड़ा रखे चाहे आड़ा रखे, तो इसका जो पेंदा है वो कोई ना कोई जगह काम में लेगा, उस जगह पर मैं किसी और चीज को ला करके नहीं रख सकता। तो ये जो जगह इसने काम में ली, इसी का मतलब होता है कि ये वस्तु स्थान घेरती है। और ये दोनों पॉइंट मार्कर में मिल रहे हैं, इसीलिए अपन मार्कर को क्या कह सकते हैं? पदार्थ कह सकते हैं। दरअसल वास्तविकता ये है कि दुनिया में आज दिन तक आपने ऐसी कोई वस्तु ही नहीं देखी जो पदार्थ नहीं होती हो, अर्थात दुनिया की प्रत्येक वस्तु किसका उदाहरण है? पदार्थ का। तो आप इतने सारी चीजों को छोड़ करके सीधी एक लाइन बोल सकते हैं कि हर दिखने वाली चीज क्या हो जाएगी? पदार्थ। बस वो अलग अलग रूपों में दिख सकती है। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि पदार्थ की अधिकतम अवस्था या पदार्थ की कुल अवस्था कितनी होती है, तो फिर आप कितनों का नाम लेंगे? तो फिर आप नाम लेंगे 5 का। और 5 कौन कौन सी हो जाएगी? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। बी से बन जाएगा बोस, ई से बन जाएगा आइंस्टीन और सी से बन जाएगा कंडेंसेट। इसके बारे में अभी तक पूरी जानकारी किसी को भी नहीं है, इसीलिए ये किताबों में नहीं आई है। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी है तो ये बुक में आप बेकायदा आती है। इसे कैसे बनाया जाता है ये भी आती है, किससे मिलकर के बनी होती है, कैसे संभालते हैं, इसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी नहीं है, तो इसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। जबकि अगर पदार्थ की मुख्य अवस्था के बारे में बात करें तो मुख्य अवस्था में केवल 3 का नाम आता है, जिसमें नाम आता है ठोस, द्रव और गैस का। ये अपन बता चुके कि इन दोनों को मुख्य अवस्था क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि जिंदा रहने के लिए तीनों का होना इंपॉर्टेंट है, जबकि इन दोनों का होना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पदार्थ के बारे में बेसिक सी जानकारी है। वैसे तो ये आपको ये हर अपन 8th 9th क्लास से पढ़ते आते हैं, लेकिन केमिस्ट्री की शुरुआत जो करते हैं वो केमिस्ट्री की शुरुआत यहाँ से होती है, इसीलिए अपने को इसको साथ में लेकर के चलना पड़ता है। अब पदार्थ के ऊपर पूरी केमिस्ट्री टिकी हुई है, तो फिर आपको पदार्थ में पढ़ना क्या है? तो दरअसल वास्तविकता में पदार्थ होता क्या है और पदार्थ के अंदर आपको पढ़ना क्या है। तो देखो, पदार्थ आगे जाकर के 2 भागों में बढ़ जाएगा जब अपन केमिस्ट्री को धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। एक तरफ तो आ जाएगा शुद्ध पदार्थ और एक तरफ आ जाएगा अशुद्ध पदार्थ। अर्थात पदार्थ कितने प्रकार का हो जाएगा? 2 प्रकार का, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को जब अपन और आगे बांटेंगे तो ये चला जाएगा तत्व में, और तत्व को और आगे बांटेंगे तो तत्व 3 भागों में बढ़ जाएगा, जिसके अंतर्गत नाम आ जाएगा धातु का, अधातु का और उपधातु का। जितने भी सूत्र अपन पढ़ते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, नमक का, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, वो सब इन्हीं से मिलकर के बने हुए होते हैं। ये अपने गुणों के आधार पर 3 भागों में बढ़ जाएंगे। जैसे जैसे अपन अपने आगे केमिस्ट्री चलती जाएगी वैसे वैसे इनका नाम आता जाएगा। अशुद्ध पदार्थ के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? तो अशुद्ध पदार्थ भी आगे जाकर के बढ़ जाएगा, जिसमें एक नाम आएगा यौगिक का, एक नाम आएगा अणु का और एक नाम आएगा मिश्रण का। यौगिक आगे जाकर के 3 भागों में बढ़ जाएंगे, जिसमें एक नाम तो आएगा आयनिक यौगिक का, एक नाम आएगा सहसंयोजक यौगिक का और एक नाम आएगा उपसहसंयोजक यौगिक का। ये तीनों प्रकार किसके हैं? तो ये तीनों प्रकार हैं यौगिक के। अणु आगे जाकर के 2 भागों में बढ़ जाएगा, जिसमें एक नाम तो आएगा समपरमाणवीय अणु का और एक नाम आएगा विषम परमाणवीय अणु का। समपरमाणवीय अणु और विषम परमाणवीय अणु। मिश्रण भी आगे जाकर के 2 भागों में बढ़ जाएगा, जिसमें
में एक नाम तो आएगा समांगी मिश्रण और एक नाम आएगा विषमांगी मिश्रण। आप टेंशन ना लें, क्योंकि इन सब की परिभाषा और इन सब के उदाहरण, इनको कैसे समझेंगे, ये सारे अपने अपने अलग अलग तरीके से आते रहेंगे। ये तो केवल पदार्थ नाम का टॉपिक है, इसीलिए ये केवल एक आइडिया दे रहे हैं कि हाँ आगे जाकर के आपको ये सब पढ़ने हुए हैं। तो यहाँ तक जब आप कंप्लीट पढ़ेंगे, इसमें आपकी पूरी केमिस्ट्री सिमट करके आ जाएगी, और ये कंप्लीट पढ़ने के बाद में ही आप कहेंगे कि आपका क्या टॉपिक कंप्लीट हो गया, पदार्थ वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो दरअसल ये सामान्य सी जानकारी आपको किसके लिए थी, पदार्थ के लिए थी।